जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगर हम बात करें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की तो तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। राइट। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसी को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी अर्थात जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसको हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र होता है जिसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। राइट। आइए एक एक करके हम सबको देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है इसके अंतर्गत इसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें प्राकृतिक उत्पादन वाली जितनी वस्तुएं सब आती हैं, जैसे वन हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन, मुर्गी पालन और जो खनिज, ठीक है, माइनिंग्स वगैरह सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अच्छा, सबसे की पॉइंट ये है कि कह रहा है सर्वाधिक रोजगार जो देने वाला होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। कितने लोग को देता है? 51% लोग को रोजगार देता है। तो सर्वाधिक रोजगार कौन सा देता है? प्राइमरी सेक्टर, 51% लोगों को। पूछे जीडीपी में योगदान कितना है प्राइमरी सेक्टर का? तो जीडीपी में जो योगदान है ना वो सबसे कम है, 17%। राइट। अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर को। हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या बताया आपको कि प्राइमरी सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या इसी को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? जितनी भी प्राकृतिक उत्पादन वाली वस्तुएं सब आती हैं, जैसे वन हुआ, कृषि हुआ, ठीक है, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनिज, माइनिंग, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल अर्थात कच्चे माल की, वो भी आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर पूछे सर्वाधिक रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, तो प्राइमरी सेक्टर देता है, 51% देता है। कितना? 51%। अगर हम बात करें जीडीपी में योगदान कितना प्राइमरी सेक्टर का है, तो जीडीपी में योगदान सबसे कम है अर्थात 17% का योगदान है। पूछे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं। राइट। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है? सेकेंडरी सेक्टर को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं या इसी को हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। राइट। इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए गन्ना है, ठीक है, गन्ना को हम ले गए कहाँ? जहाँ पे चीनी बनती है। ठीक है, तो जब हम वहाँ गन्ना चीनी मिल में उसको ले गए तो वहाँ पे हमारे गन्ना से क्या बन गई? चीनी बन गई। तो जो चीनी बनी ना वो क्या हुई? हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ गई। अच्छा, टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? जैसे जिस माध्यम से आप गन्ने को ले गए चीनी मिल तक, जैसे मान लीजिए आपने ट्रैक्टर से ले गया, ट्रॉली से ले गया, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली हमें क्या किए हैं? हमें सेवा प्रदान किए हैं ना। तो यही जो हमारा है ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, अर्थात जो हमें सेवा प्रदान करता है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। राइट। हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर की। देखिए, हमने आपको बता दिया जो गन्ना से चीनी बनी, तो चीनी हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ गई। जैसे कपास है, ठीक, और एग्जाम्पल समझिए, कपास है, कपास से आप क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। तो जो कपड़ा बना हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इसी को विनिर्माण कहते हैं। राइट। विनिर्माण क्षेत्र कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चाहे निर्माण हो या विनिर्माण हो, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि जब गैस या जल की जब आपूर्ति होती है ना, ठीक है, जब सप्लाई हो रही है तो उस समय ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो पूछता है कि जल और गैस की जब सप्लाई हो रही है, जल गैस या विद्युत जो है इनकी सप्लाई हो रही है, तो उस समय कौन सा सेक्टर है? तो सेकेंडरी सेक्टर है। राइट। जब सप्लाई हो रही है तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। हम बात करें तब टर्सरी सेक्टर की। हमने आपको बताया कि जो टर्सरी सेक्टर था, जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जो हमारे जीडीपी है ना, तो जीडीपी में सर्वाधिक अगर योगदान किसी का है तो वह है टर्सरी सेक्टर का। तो पूछे जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? टर्सरी सेक्टर का है। राइट। अच्छा, अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या है? परिवहन आता है, हमने बताया ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ठीक है, बैंकिंग आती है, पर्यटन जो हमारा टूरिज्म होता है इसी के अंतर्गत आता है, मनोरंजन जो एंटरटेनमेंट होता है वो भी आएगा, वाणिज्य एवं व्यापार आता है, बीमा आता है, होटल्स आते हैं, चिकित्सा आते हैं। ठीक, तो हमने टर्सरी सेक्टर क्या बताया आपको? तृतीय क्षेत्र क्या होता है? कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने बताया कि सेवा क्षेत्र है। इसमें इसका जो है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है, 54% के आसपास। अगर हमने आपको एग्जांपल इसका बताया था कि जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, बीमा हो गया, होटल्स हुआ, चिकित्सा हुआ, ये सब किसके? टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आइए फिर से एक बार बताते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर जिसको हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक उत्पादन होता है इसमें, जैसे मान लीजिए वन हुआ, ठीक है, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनिज, ये सब किसके अंदर? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। राइट। हमने ये भी बताया आपको कि जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है तो टर्सरी सेक्टर का है, लेकिन सबसे कम योगदान किसका है? प्राइमरी सेक्टर का। कितना है? 17%। और अगर पूछे सर्वाधिक रोजगार कौन सा सेक्टर देता है, तो सर्वाधिक रोजगार हमारा प्राइमरी सेक्टर देता है, 51%। राइट।
अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी प्राइमरी सेक्टर को हम कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हमने क्या बताया था, इसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो प्राइमरी सेक्टर से जो वस्तु प्राप्त होती है उसको हम ले आकर फैक्ट्री में अगर उससे कोई नई चीज़ बनाते हैं तो हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। जैसे गन्ना है, गन्ना हमारा प्राइमरी सेक्टर का है, उसको हम ले गए चीनी मिल में, वहाँ चीनी बना दी है। ठीक है, तो जो हमारी चीनी बनी हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ गई। वैसे टर्सरी सेक्टर है, हमने बताया कि जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसका का जीडीपी में योगदान सर्वाधिक होता है। ठीक है, कितना योगदान है जीडीपी में, तो 54% है। पूछता है 54% योगदान इसका है। अच्छा, हमने बताया आपको जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, फिर बैंकिंग हुआ, टूरिज्म हुआ, ठीक है, उसके बाद जो LIC वगैरह जो हमारी बीमा कंपनी होती है, जैसे बीमा हुआ, होटल्स हुआ, चिकित्सा हुआ, ठीक है, मनोरंजन हुआ, ये सब जो हमारे हैं सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। राइट, देखिए इन 3 क्षेत्रों के अलावा भी 2 क्षेत्र और होते हैं। एक होता है चतुर्थ क्षेत्र, जिसको हम क्वार्टरली सेक्टर बोलते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत इसको हम ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे IT सेक्टर्स वगैरह हैं वो आते हैं। राइट, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जो पाँचवां है इसे हम पंचम क्षेत्र बोलते हैं, यानी क्वार्टरली सेक्टर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र होता है ना, उसे कहते हैं। तो पाँचवां क्षेत्र कौन सा है, जो उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र होता है। जैसे सरकार हुआ, ठीक है, सरकारी अधिकारी हुए। तो हमने पाँचवां क्षेत्र में आपको क्या बताया कि उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र है। ये सरकार हुआ, मीडिया हुआ, किसी कंपनी के MD CEO हुए, ठीक है, या फिर सरकारी अधिकारी हुए, ये सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार की। राइट, देखिए अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, अगर हम बात करें कंट्रोल के आधार पर, तो नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक एक करके हम सबको समझेंगे। देखिए हमने क्या बताया, नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला हमने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। राइट, अगर हम बात करें जो इसमें उत्पादन होता है ना, जो उत्पादन के साधन होते हैं, इस पर कंट्रोल किसका होता है, तो सीधी सी बात है भैया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो जिस पे कंट्रोल होगा वो निजी क्षेत्र का होगा। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा जियो सिम है, जो ठीक है रिलायंस का जो जियो है, तो हमारा क्या है, प्राइमरी मतलब ये हमारा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो कंट्रोल इस पे है हमारे अंबानी जी का है। ठीक है, तो ये प्राइवेट जो निजी क्षेत्र है इनका कंट्रोल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जो हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसका जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है। अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक, अच्छा, एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या था, हस्तक्षेप का सिद्धांत इन्होंने दिया। बहुत बार पूछा है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे एडम स्मिथ जी ने दिया था। राइट, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे हमारा USA हुआ, कनाडा हुआ, UK हुआ और जर्मनी हुआ, इन सब की जो हमारी अर्थव्यवस्था इन देशों की, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश कहे जाते हैं। राइट, तो हमने क्या बताया आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अच्छा, उत्पादन का जो साधन है इस पर किसका कंट्रोल होगा, तो इसमें निजी क्षेत्र का कंट्रोल होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल हमने दिया था कि जैसे रिलायंस का जो जियो है, तो कंट्रोल किसके हाथ में है, निजी क्षेत्र के हाथ में है। ठीक, अंबानी जी के हाथ में है वो। फिर अगर बात करें उद्देश्य इसका क्या है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। अगर हम विचार की बात करें, विचार किसने दिया, तो विचार एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक, एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या था, हस्तक्षेप का सिद्धांत था। पूछे इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जैसे USA हुआ, कनाडा हुआ, UK हुआ और जर्मनी, ये सब क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश कहे जाते हैं। राइट, अब हम बात कर लेते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था की। देखिए दूसरा जो है वो राज्य अर्थव्यवस्था, या जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जो पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका कॉन्सेप्ट जो हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। अच्छा, पूछे कि कार्ल मार्क्स की बुक का क्या नाम है, तो इनके बुक का नाम है दास कैपिटल। ठीक, अच्छा, इसमें पूछे कि जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने क्या देखा था कि कंट्रोल किसके हाथ में था, निजी क्षेत्र के हाथ में था, किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में था। लेकिन जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें उत्पादन के साधनों पर किसका कंट्रोल होता है, तो सीधी सी बात है भैया कि इसमें जो कंट्रोल होगा वो सरकार का होगा। ठीक, अर्थात जो हमारा पब्लिक सेक्टर होगा यानी सार्वजनिक क्षेत्र उसका होगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है समाज के कल्याण के लिए होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें रूस की, तो जो रूस की हमारी अर्थव्यवस्था है वो राज्य अर्थव्यवस्था, जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आपको हमने क्या बताया, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि नियंत्रण जो है सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। उद्देश्य क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो समाज के कल्याण के लिए होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के, जैसे रूस है, तो रूस की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए तीसरी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम
मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो जे.एम. किन्स ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? जे.एम. किन्स ने। अगर हम बात करें कि इसमें उत्पादन के साधन पर कंट्रोल किसका होता है, तो दोनों लोग का होता है। क्यों? क्योंकि मिश्रित है, मिक्स्ड है। मतलब इसमें मिक्स क्यों है? क्योंकि उसमें निजी और सार्वजनिक जो दोनों क्षेत्र होते हैं, दोनों का मिला हुआ रूप है, राइट। तो उत्पादन के साधन पर किसका कंट्रोल? दोनों लोग का होगा, निजी क्षेत्र का भी होगा और जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसका भी होगा। अच्छा, इसमें उद्देश्य क्या होता है? जो निजी क्षेत्र होता है इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा इसका उद्देश्य होगा लोगों का कल्याण करना, ठीक, सोशल वेलफेयर। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जिससे जो भारत है ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत बार पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट। तो आपको हमने क्या बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसका जो कॉन्सेप्ट है जे.एम. किन्स ने दिया था। उत्पादन के साधन पे किसका कंट्रोल होता है? दोनों लोग का होता है, मतलब निजी क्षेत्र का भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का भी होता है। अच्छा, उद्देश्य की बात करें तो जो निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना, और जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है वो होता है लोगों का कल्याण करना, राइट। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जैसे भारत है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट।